जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिकेप देख लेते हैं ताकि आप आज के क्लास के साथ कनेक्ट कर सके। लास्ट क्लास में हमने देखा कि पशुपालन क्या है, पशुपालन की अवधारणा हमने समझी, उसके बाद पशुपालन के प्रकार, पशुपालन के सबसे प्रमुख प्रकार पशु खेती के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। कितने प्रकार के गायों के नस्ल होते हैं, गायों को कौन कौन की प्रकार की उनको बीमारी होती है, उनके लिए प्रमुख आहार यानी चारे क्या क्या होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा भैंसों के नस्ल के बारे में, क्योंकि गायों से जो पशुधन से संबंधित है उसके लिए तो आपके एग्जाम में अलग से टॉपिक बना ही दिया गया है। तो पशुधन उसके उत्पाद के बारे में हम तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पशुधन से संबंधित मुख्य रूप से एग्जाम में नस्लों के बारे में पूछा जाता है ना, उनके आहार के बारे में पूछा जाता है और उनके रोग के बारे में पूछा जाता है, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया है। अब आज हम शुरुआत करेंगे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन देखेंगे और मधुमक्खी पालन को देखेंगे। तो आई होप अब आप आज के क्लास से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें ना समझने के लिए बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं जैसे हम जियोग्राफी में समझते हैं या फिर संविधान वाले चैप्टर में या टॉपिक में हम समझते हैं। इसमें आप बचपन से ही इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बस हमें क्या करना है, इन फैक्चुअल चीज़ों को ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। समझने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो इसमें है ही नहीं। तो चलिए धीरे धीरे स्टोरी के फॉर्म में हम लोग समझते जाते हैं और एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पोल्ट्री फार्म भी जिसे कहा जाता है और मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं, कुक्कुट पालन। कभी कभी हम बोलते हैं ना कुक्कुट पालन भी हम जिसे बोलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मुर्गी पालन के ही नाम से हम जानते हैं। तो पोल्ट्री फार्म का जिस आप सुनते हैं उसका पोल्ट्री का मतलब होता है एक प्रकार का पालतू पक्षी जिसका उपयोग भोजन और अंडे के लिए किया जाता है। ये आप समझ गए। पोल्ट्री फार्म में मुख्य रूप से मुर्गियां, टर्की जो एक प्रकार की छोटी पक्षी होती है, गीज, बतख और कबूतर आदि शामिल होते हैं। हम नॉर्मली या जनरली क्या समझते हैं, मुर्गी पालन मतलब सिर्फ मुर्गियों को ही हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन जैसे हम इंग्लिश में पोल्ट्री फार्म बोलते हैं तो पोल्ट्री फार्म में वो सभी पालतू पक्षी आ जाते हैं जिनको हम पालते हैं किसके लिए, भोजन, मांस और अंडे के लिए। अब मुर्गी के जो प्रमुख नस्ल होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। दो प्रकार के नस्ल है दोस्तों, देसी और विदेशी। देसी में है प्रमुख रूप से असील, असील नाम का एक नस्ल है। फिर छत्तीसगढ़ नाम से भी एक नस्ल है, बुरोसा नाम से एक नस्ल है, और सबसे ज़्यादा फेमस है वो है क्या है, कड़कनाथ। ये हो गया। बस इनके नाम को आप याद रखिए कि सपोज किसी एग्ज़ाम में ना आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा क्या ये गाय के नस्ल है ना। तो कड़कनाथ, बुरोसा, इनको आप याद रखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, मुर्गी के नस्ल है। बस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। विदेशी में सफ़ेद लेगॉर्न, ब्लैक मिनोरका, रोड एंड आइलैंड रेड और दूसरा लाइट सक्सेस, ये चार प्रकार के क्या हैं, विदेशी नस्ल हैं। चलिए, मुर्गी पालन में कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं, जिसमें सबसे फेमस है और अभी चर्चा में बना हुआ है उसको भी हम देखते हैं। वायरल रोग, जीवाणु जनित, आर्थ्रोपोडा संक्रमण और फंगल रोग। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में क्या क्या है देखिए, H5N1 ये भी बर्ड फ्लू है, H5N6 ये भी बर्ड फ्लू है, H5N8 ये भी बर्ड फ्लू के ये सब प्रकार हैं। ये 5 और 1 क्या है, ये उनके जो स्पाइक्स रहते हैं ना, जैसे प्रोटीन उस पर्टिकुलर समझिए कि उस वायरस में उनको ये शो करता है। तो आपके एग्ज़ाम में ना सीधे पूछ लिया जाएगा, बर्ड फ्लू नहीं पूछा जाएगा, वो क्या करेंगे सीधे इनको पूछ लेंगे, H5N1
हमेशा चर्चा में बना रहता है, ये क्या है, लिख देगा कि ये 4 प्रकार के बीमारी लिख देगा, और ये क्या है, बर्ड फ्लू के टाइप है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। फिर एक आती है इसमें बीमारी, दूसरी है रानीखेत, ये हो गया। फिर जीवाणु जनित में हम देखें तो इनको भी तपेदिक होता है ना, मुर्गी जनित हैजा होता है, ये हो गया। फिर आर्थ्रोपोडा संक्रमण, ये क्या होता है, इसमें जू होते हैं जो उनके शरीरों पे, पिस्सू जो खून चूसने का काम करते हैं, और टिक्स, ये हो गया। फिर एक आता है फंगल रोग, एस्परगिलोसिस, ये है मुर्गियों में प्रमुख फंगल रोग। ये सीधे पूछ देगा कि एस्परगिलोसिस मुर्गियों में होने वाला रोग निम्न में से क्या है, फंगल रोग है, आर्थ्रोपोडा जीवाणु जनित या वायरल। तो आपको याद है तो आप क्या लेंगे, सीधे फंगल रोग। बस मुर्गी पालन में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम आते हैं जलीय कृषि यानी कि मत्स्य पालन। देखिए, इसे क्या कहा जाता है, जलीय कृषि को पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, या इसे मछली पालन भी कहते हैं। मछली क्या है, प्रोटीन का एक सबसे सस्ता स्रोत है, ये हो गया। मछली उत्पादन में मुख्य रूप से पंख वाली असली मछली के साथ साथ झींगा और मोलस्क जैसे शंख भी शामिल है। अर्थात मछली पालन में सिर्फ मछली ही शामिल नहीं होते, बल्कि झींगा भी शामिल होते हैं और मोलस्क भी शामिल होते हैं। तो मछली पालन की अब हम देखते हैं प्रमुख श्रेणियाँ क्या क्या है। तो देखिए, मछली पालन 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो समुद्र में, दूसरा है जल कृषि यानी कि मीठे जल में। मीठे जल की भी क्या है, 2 प्रकार की होती है। एक मुख्य रूप से पाला जाता है, पिंजरों में पाला जाता है, और दूसरा एकीकृत मछली पालन। अब हम देखते हैं सबसे पहले समुद्री कृषि। कुछ है नहीं, बस आप ध्यान से इसको सुनते चलिए बस। समुद्री कृषि में मतलब समुद्र के तट के किनारे मुख्य रूप से वाणिज्यिक आधार पर समुद्री मछलियों की खेती को समुद्री कृषि कहते हैं। इसमें मुलेट, भेटकी, झींगा, मसल्स, सीप और समुद्री खरपतवार भी शामिल होते हैं। सीपों की खेती मोतियों के लिए की जाती है। तो ये क्या है, ये भी मत्स्य पालन है क्योंकि हम सीप की खेती कर रहे हैं, है ना। खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य होता है। जैसे ही आप जैसे समुद्री बीच के आसपास जाएंगे, छत्तीसगढ़ वालों का सबसे प्राइम लोकेशन है वो क्या है, हमारा उड़ीसा का तट। तो जैसे आप उड़ीसा के तट पे जाएंगे ना, तो देखिएगा छोटे छोटे जो दुकान लगे रहते हैं, मतलब देखते ही रह जाइएगा आप, इतने प्रकार के समुद्री वहाँ खाद्य पदार्थ होते हैं, अलग अलग प्रकार के, है ना। तो ये क्या है, सभी समुद्री पदार्थ हैं, समुद्री खेती के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है, जल कृषि। जल कृषि मतलब जो मीठे जल में की जाती है। इसमें अंतर्देशीय या ताजे जल निकायों जैसे कि नदियों, नहरों, टैंकों, तालाबों और झीलों आदि में मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, जल कृषि कहते हैं। अब ये भी क्या है दोस्तों, 2 प्रकार के हैं। अंतर्देशीय का मतलब ये है कि जो हमारे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए नहीं जाते हैं। ये समझिए कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों के बीच में जो नदियां बहती है, उसमें हम जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय नदियां, है ना, अंतर्राज्यीय नदियां हैं, वही है। अब मीठे जल वाली जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितनी, पिंजरों में मछली पालन, ये विशेष प्रकार की मछलियों के लिए इसका पालन होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टील या बांस से बने पिंजरों को ताजे जल स्रोतों में डालकर कृषि की जाती है। ये विशेष परिस्थितियों में ऐसी जो ये समझिए कि एक उद्योग ही प्रकार का उसको बना के रखे हैं, मुख्य रूप से आय के स्रोत हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ को देखते रहते हैं अपनी सुविधाओं के हिसाब से। तो वो नॉर्मली इस टाइप की किसी को करते हैं। हम क्या करते हैं, एकीकृत मछली पालन। देखिए, एकीकृत या इंटीग्रेटेड एक शब्द अक्सर हमें सुनाई देता है। इसका मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत। अब आप इस वर्ड्स को समझ गए होंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इस वर्ड को देखते हैं।
तो मछली पालन को अन्य कृषि फसलों जैसे धान, केला आदि के साथ साथ या मुर्गी पालन के साथ जब किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? एकीकृत कृषि। मतलब इनको मिला दिए, धान को मिला दिए, है ना, मुर्गी पालन को मिला दिए। क्यों मिलाते हैं? ताकि वो क्या करें ना, एक दूसरे को समझिए कि लाभ प्रदान कर सके। कैसे? कि जैसे हम पक्षियों के मल मूत्र क्या है, ये मछली के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं, तो हमें क्या हो जाता है? डबल फायदा हो जाता है। वो वेस्ट नहीं होता, वो क्या कहते हैं, मछलियों के लिए भोजन बन जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो धान के खेत के पानी में मछली पालन किया जाता है, क्योंकि धान के खेत में क्या होता है, लगभग आधा भाग या तीन चौथाई भाग तो पानी में ही डूबा रहता है ना। तो उसमें एक उस पानी का सर्वोत्तम इष्टतम उपयोग जिसे हम बोलते हैं ना, वही है कि हम उसमें मछली पालन कर लेते हैं। अच्छा, चलिए भाई, अब सबसे प्रमुख बातें आ गई बंधुओं, ये है मछली की किस्में। कौन कौन सी किस्में हैं ये जान लेते हैं। एक मिनट। ये है, पहला है समुद्री मछली, दूसरा है मीठे जल वाली मछली। तो इसमें समुद्री मछली में टूना, इल, बॉम्बे डक, मैकरल, हिल्सा, सरडाइन और पॉम्फ्रेट, इसमें कुछ जो नाम हैं वो सीधे एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो मैंने इन बाकी जो चर्चित नामों हैं उनको भी मैं इसमें शामिल कर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा इसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ना, ये तो ऐसे नाम है ना जो नाम सुन के ही लग रहे हैं कि अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी नाम आए तो ये समझिए कि लगभग लगभग वो समुद्री मछली ही है। और हमारे देसी नामों को देखिए, जो मीठे जल में हम प्रायः जिसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ये है रोहू, कतला। नाम से ही लग रहा है कि भाई ये तो देसी ही होंगे या मीठे जल वाले ही होंगे। कालबासु, मृगल, चीतल और एक आता है संघारा और कॉमन कार्प। तो ये सभी नाम है मीठे जल वाले। इस सीधे आपको नाम को पूछा जा सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, अब हम आते हैं मधुमक्खी पालन, जो कि हमारे पशुपालन का लास्ट टॉपिक है पालन के संदर्भ में। इसे क्या कहते हैं? एपी कल्चर भी कहते हैं। इन जो नामों को है ना, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे अभी सीजीपीएससी में हमने देखा ना कि भाई ये वन और वन से संबंधित को क्या बोलते हैं, तो सीधे सीधे क्या है, इसके एक हिसाब से वैज्ञानिक नाम को भी पूछ दिया जाता है। तो ये क्या है? एपी कल्चर। इसको एपी कल्चर भी कहा जाता है। एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन से। अब मधुमक्खी पालन हम क्यों करते हैं बंधु? मधुमक्खी पालन शहद और मोम के व्यावसायिक उत्पादन से संबंधित है। तो क्या सिर्फ शहद और मोम ही हमें मिलता है क्या? तो चलिए, आइए आपके इस डाउट का मैं समाधान कर देता हूँ। देखिए, मधुमक्खी पालन से हमें तीन मुख्य चीज़ें मिलती हैं, शहद, मोम और दूसरा होता है प्रोपोलिस एवं जहर। अब हम देखते हैं कि शहद क्या होता है। शहद क्या है? मीठा तरल पदार्थ है जिसमें चीनी, पानी, विटामिन, अमीनो एसिड और पराग होते हैं। ये क्या है? मुख्य रूप से औषधि के काम आते हैं, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा। दूसरा क्या होता है? रक्त शोधक करने का भी काम आता है। मतलब बचपन से ही हम सुनते हैं ना, जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो शहद मिला करके कुछ गांव में आप देखिए जड़ी बूटी वगैरह हमें देते थे बचपन में, है ना। तो वो क्या है? शहद के साथ ही, तो एक हिसाब से क्या है, वो औषधि के भी काम आता है। दूसरा यह क्या करता है? रक्त शोधक। शोधक का मतलब होता है कि रक्त को, खून को साफ करने में भी यह क्या है, उपयोगी होता है ना। तो ये हमने समझ लिया प्रमुख जो हमें प्राप्ति होती है शहद की। दूसरा प्रमुख प्राप्ति होती है हमें मोम की। मोम कैसे प्राप्त होते हैं? तो मधुमक्खियां क्या करती है, छत्ते के निर्माण के दौरान का मोम का क्या करती है, स्राव करती है। इसका उपयोग किस में होता है? तो पॉलिश उद्योग में होता है और कांतिवर्धक वस्तुओं के निर्माण में होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला पॉलिश उद्योग, दूसरा कांतिवर्धक वस्तुओं के निर्माण में। ये मोम, ये हो गया। फिर एक प्रमुख चीज़ जो आती है
वो है प्रोपोलिस एवं जहर। मतलब एक प्रकार का, जैसे क्या होता है, सांप भी हमें जहर ही तो देता है, लेकिन जहर काटने के लिए मतलब उसको एंटी वेनम जो हम बनाते हैं वो क्या करते हैं, सांप के जहर से ही बनाते हैं। मतलब सांप का जहर एक प्रकार का क्या हुआ, हमारे लिए आयुर्वेद का काम कर रहा है ना। मेडिसिन का उपयोग हम उससे कर पा रहे हैं। वैसी होता है प्रोपोलिस, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, और जो जहर होते हैं ना उनसे क्या बनाते हैं, आयुर्वेद में वो उसका काम होता है। और दूसरा प्रमुख उपयोग है होम्योपैथिक में। यानी एक हिसाब से आप मान के चलिए कि ये क्या है, मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अच्छा, मधुमक्खियों की अब किस्में क्या क्या हैं, ये इसमें भी हम एक छोटा सा नज़र डाल ही लेते हैं। जब सभी को देखे हमने देसी और विदेशी, तो इसको देखते हैं। देसी में है एपिस इंडिका यानी कि भारतीय मधुमक्खी, एडोरसटा यानी कि रॉक मधुमक्खी, ए फ्लोरे यानी कि छोटी मधुमक्खी, ये हमने देख लिया। विदेशी नस्लों में है एपिस मेलिफेरा यानी कि इसको बोलते हैं इतालवी। ये क्या है, मुख्य रूप से शहद और मोम के लिए इसका क्या किया जाता है, इसको पाला जाता है। और बड़े पैमाने पर इस एपिस मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि शहद और मोम के लिए। इनकी ये समझिए कि उत्पादक क्षमता देसी से अधिक होती है विदेशियों की। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें क्या है दोस्तों मधुमक्खियों के संबंध में, कि मधुमक्खियाँ क्या करती है, श्रम के एक सुव्यवस्थित विभाजन का प्रतिनिधित्व करती है। वो कैसे? प्रत्येक कॉलोनी में 3 अलग अलग की मधुमक्खियाँ होती है। ये समझिए कि एक मधुमक्खी ये है ना, ऐसे बना दिए हमने। एक मधुमक्खी हो गई, ये क्या है, रानी है, मतलब एक क्वीन होती है, ठीक है। एक रानी होती है, दूसरी होती है छोटी छोटी श्रमिक मादाएं, जो क्या करती है, श्रमिक मतलब ये श्रम करने का मुख्य रूप से काम करती है। फिर तीसरे क्रम में आते हैं ड्रोन, जो क्या होते हैं, नर होते हैं। ये छोटे छोटे नर मधुमक्खी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो प्रशासन संभालते हैं, है ना, तो ये समझिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये क्या होती है, क्वीन ही बनती है प्राइम मिनिस्टर। ये समझिए कि यहाँ वंशानुगत है, लोकतंत्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या होती है, रानी ही यहाँ की प्रमुख होती है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि 4 क्या करेंगे, आपके नीचे ना नाम दे दिया जाएगा, जैसे चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, तो इनमें क्या प्रमुख है, इनमें से कौन सा अलग है। तो मधुमक्खियों में ही क्या होता है, श्रमिक विभाजन होता है, मतलब इनमें एक क्रम होता है। तो इस चीज को हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका तैयार हो गया कि मधुमक्खियों में क्या होती है, रानी ही एक हिसाब से वहाँ की राजा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ प्रमुख प्रभावों को हम देखते हैं कि पशुपालन से हमें क्या लाभ होते हैं। चलिए, इसके लाभ तो आप भी खुद सोच के आराम से बता सकते हैं। जैसे कि प्रमुख है इसमें आय। आय में है सहायक आय के स्रोत, मतलब आप जैसे कृषि कर रहे हैं और साथ में आप पशुपालन भी कर रहे हैं, तो वो सहायक आय के स्रोत हो गए। नियमित आय, यदि आप सिर्फ पशुपालन कर रहे हैं तो वो आपके लिए नियमित आय के स्रोत है। तीसरा है आपात स्थिति में आय के स्रोत, मतलब समझिए कि ये आपके एक एसेट के रूप में काम करते हैं, और एसेट तो है ही, क्योंकि जैसे क्या होता है, हम ज़मीन बेच के अपनी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, आर्थिक सुरक्षा, उसी प्रकार के क्या कहते हैं, पशु भी हमारे आर्थिक सुरक्षा के स्रोत होते हैं। और फाइनली क्या है, ये हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया। दूसरा सबसे प्रमुख चीज़ है रोजगार। बिल्कुल, गैर कृषि अवधि में ये आजीविका के स्रोत है। जैसे ही हम खरीफ की फसल लेने के बाद, सामान्यतः हमारे राज्य में क्या है, रबी फसल लेने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। तो उसके बाद क्या होते हैं, किसान बेरोजगार हो जाते हैं, या तो मनरेगा में जाएंगे, या जिन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना है वो क्या करेंगे, अपनी पशुपालन कर लेंगे। ये हो गया। फिर भोजन की प्राप्ति होती है, दूध, मांस और अंडा, ये तो हमने देख लिया। ये है एक प्रमुख साधन, मतलब परिवहन में हम इसका उपयोग करते हैं, खेतों की जुताई में हम इसका उपयोग करते हैं, और माल ढुलाई में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये साधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। अच्छा,
पशु जो अपशिष्ट हैं क्या वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं? तो बंधु बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। कैसे? ईंधन की प्राप्ति होती है। जैसे ही हम गोबर के उपले बनाते हैं, जो हमें छेना बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये क्या है? गोबर के उपले, इसका हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा उर्वरक यानी खाद बनाने में हम उपयोग करते हैं। और तीसरा लेप, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर हम गांव में ही इसका देखा जाता है। भाई दिवाली के समय जो हम रंगोली बनाते हैं वो भी हमारा लेप हो गया। गांव में जो कच्चे घर मकान बनाते हैं, जो पेंटिंग नहीं करा पाते, वो बेचारे क्या करते हैं, गोबर से ही लिपते हैं, है ना। दिवाली के समय गांव में हमारी जो माता, हमारी मम्मी बनाती थी, जब हम लोग गांव में रहते थे, तो बढ़िया से क्या दीवार में वो बना देती थी, गोबर का पेंट बना देती थी, और उसमें फिर वाइट कलर के क्या करती थी, कुछ कुछ डिज़ाइन बनाती थी। तो वो क्या एक प्रकार का लेप का ही तो काम करता है ये, है ना। फिर होता है इसमें एक सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य दैट मीन्स कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमारी पूजा होती है, जैसे हम पोला के समय करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का लाभ ही तो है। फिर उपहार देने में, जैसे आजकल छोटे छोटे पप्पियों को देने का बहुत ज़्यादा क्या है, चलन है। बर्थडे में हम क्या कर रहे हैं आजकल, एक दूसरे को छोटे छोटे डॉग गिफ्ट कर देते हैं। तो एक हिसाब से वो भी हमारा सामाजिक वैल्यू बढ़ाता है। फिर है सामाजिक सुरक्षा। मतलब कुल मिलाकर के आप देखें तो ये क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि भाई आपके पास पशुपालन पर्याप्त स्थिति में है तो आपको एक अलग नज़र से ही देखा जाएगा। अरे इसके पास तो 50 वो है भाई, गाय है, भैंस है। तो ये क्या करता है, ये आपके सामाजिक परिस्थिति को बढ़ाता है समाज में। तो आई थिंक आप इन सभी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हर डायमेंशन से हमने इसके महत्व को, लाभ को देख लिया। तो चलिए, यहाँ पर आपका पशुपालन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अक्सर बच्चे एग्ज़ाम के समय पढ़ने से छोड़ देते हैं, वो है पशु गणना को। तो इसे हम अब देखेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। पशु गणना की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो वर्ष 1919-20 में देश में पशुधन की गणना आयोजित की जाती है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार इसकी गणना आयोजित की जाती है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण के साथ साथ शहरी दोनों क्षेत्रों में घरों, घरेलू उद्यमों, गैर घरेलू उद्यमों और संस्थानों के पास मौजूद जानवरों की प्रजातियों की गणना की जाती है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा पशुधन गणना क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं? तो बिल्कुल गलत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पशुधन कौन जारी करता है गणना को? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है बंधु, है ना। फिर अभी क्या है, 20वीं गणना जारी हुई थी 2019 में, ठीक है, और 19वीं गणना जारी हुई थी 2012 में। 20वीं जो गणना थी 2019 में, इसमें पहली बार फील्ड से ऑनलाइन यानी कि टैबलेट के माध्यम से डाटा का संकलन किया गया था। हमने देख लिया 20वीं, हमने देख लिया 19वीं, अब सर 5 साल तो हो गए। तो 21वीं पशुधन गणना एक व्यापक अभ्यास है जो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक प्रस्तावित है। अब इसका जब भी आपके एग्ज़ाम के पहले सपोज़ ये गणना आती है तो हम क्या करेंगे, उसका एक ब्रीफ ले आएंगे। अदरवाइज़ मुझे तो लगता है कि तुरंत जारी नहीं होगा, क्योंकि इसको संकलन करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हो सकता है बाद में जारी हो। तो इस पशु गणना को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं या फिर उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है। फिर 20वीं पशु गणना की हम थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू देखते हैं। पशुधन गणना 2012 के आंकड़ों की तुलना में 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन आबादी में 4.6% की वृद्धि देखी गई। इसको आपको याद रख ही लेना है। दूसरा, सर्वाधिक, ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। अब वो थी 23% की वृद्धि हुई। देखिए, पश्चिम बंगाल आगे नहीं था
पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सपोज कि उसके यहाँ मान लीजिए कि 10 रहे होंगे, तो वो क्या हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे, है ना। तो ये है वृद्धि हुई, इसमें किसने की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, जहां प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 22% थी। पहली प्रतिशत वृद्धि हुई है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये दो चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, राज्यों के प्रदर्शन के बारे में देख लेते हैं। राज्यों के प्रदर्शन की बात करें, जो 20वीं गणना थी उसमें सबसे पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, किसके साथ, 67.8 मिलियन के साथ। दूसरे नंबर पर है राजस्थान 56.8 मिलियन के साथ, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है बिहार। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल से पूछा तो नहीं जाएगा, डेटा इतना सारा कौन रट पाएगा, है ना। तो आपको इन पांचों को कम से कम तो याद रख लेना है। इसमें से क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा आपको टफ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को हटा देंगे, इन 4 नामों में से दे देंगे कि बताइए इस 20वीं जनगणना के हिसाब से, पशुधन जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाए गए थे, तो लिख देगा। अब उत्तर प्रदेश तो आपने याद कर लिया, राजस्थान को याद नहीं किया और ऑप्शन में रहेगा राजस्थान, तो ये दे देगा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। इजी देने के लिए तो उत्तर प्रदेश को ही ऑप्शन में रखेगा, ठीक है। कुछ क्या है कि हमने इसका एक एनालिसिस टाइप का डाल दिया है कि 2012 के हिसाब से और 2019 के हिसाब से तो क्या परिवर्तन हुए और क्या हुए इसमें माइनस। जैसे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश टॉप में तो है, लेकिन इसमें क्या हुई है, इसमें वृद्धि माइनस में हुई है ना। माइनस मतलब वहाँ कमी हुई है, राजस्थान में भी कमी हुई है, मध्य प्रदेश में ठीक रहा है। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बात कर रहा था ना, वो ये है, देखिए 30 से सीधा सीधा क्या पहुँच गया, 37 में पहुँच गया, है ना भाई। दूसरा क्या हुआ, ये 32 से सीधा सीधा 36 में पहुँच गया। तो इस हिसाब से प्रतिशत में क्या हुआ है, यहाँ यहाँ परिवर्तन हुआ है। खैर ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा को तो बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको उसके सेंस को समझना है और वो हम समझ चुके हैं। दूसरा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखिएगा कि पशुपालन जो क्षेत्रक है ना, उसमें क्या है कि रोजगार कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पशु उत्पादन, मिश्रित खेती, मत्स्यन और जलीय कृषि में संलग्न सामान्यतया कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार है। प्रतिशत याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसके सेंस को समझिए। सेंस मीन्स कि ये 4 चीज़ें आपके यहाँ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसमें अधिक रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है या पैदा करने की संभावना है। पशु उत्पादन, मिश्रित खेती, मत्स्यन या एक्वाकल्चर, है ना। एक्वाकल्चर में मत्स्यन को छोड़ के कुछ अदर उसको भी शामिल कर दिया जाता है, जो पूर्णतया क्या करते हैं, पानी से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला, क्या होता है, ये जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पशुधन ही ऐसा क्षेत्र है जो क्या करता है, अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। ये डेटा वगैरह आप नहीं रटना है, इसके सेंस को समझना है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। तो भाई पशुधन ही ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। कृषि की बात नहीं हो रही है, पशुधन की बात हो रही है। तो पशुधन में सबसे ज़्यादा है, ये आप इसको याद रखिएगा, डेटा वेटा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया टोटल आपके पशुधन को और पशुपालन को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसका हम पीडीएफ हिंदी इंग्लिश को हम कल अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा उसको चेक करने के बाद हमने अपने एनआईए स्टडी हब, है ना, इसके क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट अब बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। काफ़ी बड़ा सेक्टर है भारतीय कृषि, है ना।
कुछ कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली, जैसे हमने श्वेत क्रांति पढ़ ली, हरित क्रांति पढ़ ली, कृषि का मशीनीकरण, वो भी कृषि सेक्टर में ही आता है, और एक पशुपालन। तो ये 4 टॉपिक को हम यदि निकाल भी देते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम कि कृषि क्रांति और उसके जनक के बारे में, ताकि आपको अलग से ही वो सेपरेटली छोटा सा वीडियो मिल जाए, जब भी आप पढ़ना हो तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, हो सके अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। क्योंकि नॉर्मली क्या है, हम नए हैं ना, तो थोड़ा सा क्या है कि लोगों को विश्वास करना भी एक वो हो जाता है। धीरे धीरे हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं ना कि धन कमाना आसान है, विश्वास कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार जो हमसे जुड़ेगा ना, डेफिनेटली उनको लगेगा कि इनका जो कंटेंट है वो एज़ कंपेयर टू दूसरे क्लासेस से कुछ उनको अच्छा लगेगा। आई होप, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी की बुराई वगैरह नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये कंटेंट, ये स्टडी मटेरियल आपके लिए बेनिफिट बिल्कुल होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।